मैं तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हें अपना हमसफ़र बनाना चाहता हूँ। क्या तुम भी मुझसे शादी करके मेरे जीवन के सफ़र में हमसफ़र बनना पसंद करोगी? विल यू मैरी मी? रोहित ने जब घुटनों के बल बैठकर उससे कहा तो एक पल को तो रितु उसे आश्चर्य से देखती रह गई। क्या सच में रोहित उससे प्यार करता है? जब उसके घर वाले रिश्ता लेकर उसके लिए आए थे तो वह असमंजस में थी, खासकर तब जब उन लोगों ने यह बताया कि रोहित उसे पसंद करता है। मगर सच यह है कि रितु को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि रोहित सर उसे पसंद भी कर सकते हैं। इसलिए उसे अभी भी यकीन नहीं था यह सच भी है या नहीं। मगर अब जब रोहित को खुद सामने घुटनों के बल बैठे देखा तो उसका कन्फेक्शन सुनकर वो अब शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। रितु की शादी तो पहले ही तय हो चुकी थी। अब रोहित उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता या ना करता, मगर उसका इस तरह से प्रपोज करना रितु के दिल को छू गया। हर लड़की की तरह कभी उसने भी यह ख्वाब देखा था, मगर यह ख्वाब उसने समीर के साथ देखा था कि वह उसे यूं ही घुटनों पर बैठकर प्रपोज करेगा, बिल्कुल फिल्मों की तरह। मगर उससे यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई। और फिर वक्त ने जो रंग दिखलाया था, उसके बाद तो उसकी सारी ख्वाहिशें धुंधली पड़ चुकी थी। वह जैसे उम्मीद ही ख़त्म कर चुकी थी कि अब उसकी ज़िंदगी में कभी यह दिन भी आएगा जब कोई उसे इस तरह से स्पेशल फील करवाएगा। वह भी खामोशी से यह सब सोच ही रही थी कि तभी रोहित दोबारा उसकी तरफ देखते हुए बोला, कहो न रितु, क्या जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, रितु ने अपने दोनों हाथ बांधकर एकदम से कहा। तो रोहित का सारा उत्साह ही ठंडा पड़ गया। मगर क्यों? वह बोला तो रितु बोली, तुमने ही तो कहा था कि मेरी मर्जी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो अब इसमें क्यों का सवाल कहाँ से आ गया? बस मेरी मर्जी नहीं है तुमसे शादी करने की। यह सुनकर रोहित का मुंह पूरी तरह से लटक गया और उसके हाथों से गुलाब छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। सॉरी, वो मुझे लगा था कि शायद तुम भी मुझसे। इस वक्त रोहित की आवाज़ बिल्कुल ऐसी थी जैसे उसकी सारी उम्मीद ही टूट चुकी थी। ऋतु भी उसे ऐसे देखकर चुपचाप खड़ी थी। तभी रोहित कुछ सोचते हुए आगे बोला, वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए था ऋतु, लेकिन क्या तुम मुझे इनकार की वजह बता सकती हो? बिल्कुल, ऋतु ने कहा और बोली, और तुम्हारे इस प्रपोज पर इनकार की वजह यह है कि मैंने आज ही किसी और से वादा कर लिया है कि मैं उनके घर की बहू बनूंगी। मुझे आज ही किसी ने सेक्रेटरी पद से हटाकर किसी की बीवी के पद पर ज्वाइन किया है, और जो नौकरी मुझे पहले ही मिल चुकी है उसके लिए मैं फिर से इंटरव्यू के प्रोसेस से क्यों गुजरूं? और उसकी बातें सुनकर एक पल को तो रोहित अबाक उसे देखता रहा, जैसे उसकी कई बातों को समझने की कोशिश कर रहा हो। और जैसे ही उसे उसकी बातें समझ में आईं, उसने फौरन रितु को खींचकर अपने गले से लगा लिया। एक पल को तो रितु भी अबाक रह गई, जैसे उसे भी इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मगर फिर उसने भी अपने हाथ उसकी पीठ पर कस दिए। तुमने जान ही ले ली थी मेरी? ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या? सीधे सीधे नहीं कह सकती थी कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो? प्यार का तो पता नहीं है सर, लेकिन शादी का मन मैंने उसी वक्त बना लिया था जब आपकी फैमिली ने मुझे पूछा था। इतना अच्छा परिवार छोड़ने का रिस्क मैं नहीं उठा सकती थी, खासकर तब जब सामने से खुद चलकर मेरा भाग्य मुझे आवाज़ दे रहा हो। मतलब यह कि तुम यह शादी मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार वालों के लिए कर रही हो? रोहित ने पूछा। तिरु तो अपना सिर झुका ली। आई एम सॉरी रोहित सर, लेकिन सच में मैंने कभी आपको उस नज़र से देखा ही नहीं। कभी मैंने सोचा ही नहीं कि मैं आपसे प्यार कर सकती हूँ। कहाँ आप और कहाँ मैं, हम दोनों का कोई मेल नहीं था, इसलिए मैंने कभी इस रिश्ते की तरफ सोचा ही नहीं। आपने खुद कहा कि आपको कुछ दिन पहले एहसास हुआ है कि आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी एहसास मेरे मन को छू भी नहीं पाया है। कोई नहीं, मैं तुम्हें हर एहसास से रूबरू करवा दूंगा, वह भी बहुत जल्द। मेरे लिए तो अभी इतना ही काफ़ी है कि तुम मुझे और मेरी फैमिली को एक्सेप्ट कर लिया। कहकर रोहित ने उसे एक बार फिर गले लगाना चाहा तो रितु तुरंत रोहित का हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। रोहित सर, यह सबसे पहले तो यार सर कहना बंद करो, और यकीन मानो गले लगने से एहसास बहुत जल्द पनपते हैं। इतना कहकर रोहित ने रितु को कुछ भी कहने का बिना मौका दिए फिर से गले से लगा लिया। रितु के हाथ अभी हवा में ही थे, मगर रोहित के इस तरह से गले लगाने के बाद एक पल में ही जैसे सुकून उतर आया हो उसके मन में भी। वह भी उसकी पीठ पर अपने हाथ रखती है, और यह महसूस करते ही रोहित ने उसे और भी जोर से कस लिया। और सचमुच में रोहित के इस तरह गले लगने के बाद उसे एक सुकून के साथ एक सुरक्षा की भावना अपने अंदर तक उतरती हुई महसूस हुई, जिससे अभी तक कम से कम वो अनजान थी।
अभी तक तो वह हर किसी से बस भागती आई थी। समीर जो कि खुद उसका फियांसे था, आने वाली उसकी जिंदगी का मालिक, उसी के साथ वह खुद को कभी सुरक्षित नहीं महसूस कर पाई थी। मगर आज रोहित ने जब उसे अपनी बाहों में लिया है तो उसे उसका अपनापन महसूस हो गया था। वह उसकी बाहें नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा का घेरा है, जिसमें आने के बाद उसे कभी भी घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा सोचते उसने खुद को पूरी तरह से रोहित के ऊपर छोड़ दिया और निश्चिंत होकर अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। इधर पूरा परिवार वापस घर लौट आया था, मगर रोहित और रितु के जाने के बाद उन दोनों ने सब कुछ तय कर लिया और लगे हाथों पंडित जी को भी फोन करके पूछकर सगाई का मुहूर्त भी निकलवा दिया था। और अब अगले हफ्ते पंडित जी ने उनकी सगाई का मुहूर्त निकाला था। घर में हर कोई खुश था। वहां से आने के बाद आदर्श और आनंद दोनों ही ऑफिस के लिए निकल गए, क्योंकि वह जानते थे कि रोहित अभी ऑफिस नहीं होगा। जल्दी शाम गहरा गई। इस समय घर के सारे सदस्य एक साथ बैठे चाय का लुत्फ उठा रहे थे और तभी दरवाजे की घंटी बजी। थोड़ी देर में मेड ने अनन्या के सामने एक बहुत ही खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता लाकर रख दिया। ये क्या है? अनन्या ने पूछा तो मेड ने बताया कि कोई दरवाजे पर रखकर चला गया था। इस पर आपका नाम है। ये देखकर अनन्या ने बुके को अपनी तरफ खींचा। बहुत ही खूबसूरत सुर्ख गुलाबों का एक पूरा गुच्छा था, जिसे वह बुके का आकार दिया गया था। साथ ही उसमें एक कार्ड भी था, जिसमें ऊपर ही लिखा था, अनन्या, वाह कितना खूबसूरत है ये। कहते हुए नीलम भाभी ने वह कार्ड लिया और खोला तो अंदर बेहद ही खूबसूरती से लिखा था, तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो अनन्या, जितनी कॉलेज के ज़माने में थी। तुम्हारे आगे तो ये फूल भी फीके हैं, पर इस पूरी कायनात में कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हारी खूबसूरती का मुकाबला कर सके। इसलिए एक फूल को दूसरा फूल दे रहा हूँ। बस इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा था और नीलम भाभी उसे उलट पलट कर देख रही थी, ताकि भेजने वाले का नाम पता चल सके। मगर उस पर भेजने वाले का कोई जिक्र तक नहीं था। तभी वहां बैठी मृणाल चाची बोली, अरे इतना क्या सोच रही हो तुम सब? अनंत ने भेजा होगा अनन्या को, वरना उसे लाल गुलाब और कौन भेज सकता है? और यह सुनकर अनन्या के गाल शर्म से गुलाबी हो गए। तो छोटे भाई को देखकर बड़े भाई को भी प्यार आ रहा है अपनी बीवी पर। भाभी, मुस्कुराते हुए अनन्या ने कहा। वह अभी भी उस कार्ड में ही खोई थी और उसे उलट पलट कर देख रही थी। अब इतने गौर से मत देखो, तुम्हारे ही पति ने भेजा होगा तुम्हारे लिए। तभी नीलम भाभी अनन्या के और करीब आई और उसके कान के पास आकर धीरे से बोली, यही तो मैं भी बोल रही हूँ अनन्या, आज छोटे देवर जी की हरकत देखकर लगता है हमारे इस देवर जी को भी तुम पर प्यार आने लगा। कोई नहीं, अब इस गुलदस्ते से मन बहला लो, बाकी का सारी कसर रात को आने पर निकालेंगे। नीलम भाभी की बातें सुनकर जहां अनन्या शर्म से दोरी हो गई, वहीं उसकी धीमी बातें सुनकर घर की सभी औरतें हंस देती हैं। अब अनन्या से वहां बैठा नहीं जा रहा था, तो वह चुपचाप बुके को लेकर अपने कमरे की तरफ चली गई। उसे भी लगा था कि अनंत ने ही ये गुलाब भेजे होंगे। वैसे भी अनंत उससे प्यार जताने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। तो ये सोचकर ही अनन्या के गालों पर सुर्खी की लाली दौड़ गई। उसने बुके को अपने चेहरे से सटा लिया। इस समय उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये कोई बेजान फूल नहीं, बल्कि अनंत का स्पर्श हो। थोड़ी देर बाद उसने उसको बेड के पास ही टेबल पर रख दिया और अब उसे भी अनंत के आने का इंतजार था, बेसब्री से। एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के बाद देर तक दोनों बैठकर आज बातें करते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे आज से पहले इन दोनों ने कभी एक दूसरे से बातें की ही नहीं थी। कई तरह की कस्में बांधे और आने वाली तमाम जिंदगी के भविष्य का सपना देखते हुए उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। वे अपने होश में तब आए जब उस पार्क को बंद करने का समय हो गया और वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने उन दोनों को बाहर जाने के लिए कहा। दोनों बाहर निकले और रोहित उसे अपनी गाड़ी से छोड़ने के लिए उसके घर जाने लगा। रास्ते में उसे फूलों का दुकान दिखा तो वह उतर कर गया और एक बेहद खूबसूरत बुके लाकर रितु को बतौर गिफ्ट दिया। थैंक यू, रितु बोली। उसके बाद वह दोनों वहां से चल दिए। पहले रोहित ने रितु को उसकी बिल्डिंग के नीचे उतारा और बाय कहकर वहां से अपने घर की तरफ चल दिया। रितु ने जैसे ही घर में कदम रखा, सामने उसे आदित्य इंतजार करता हुआ मिला और यह देखकर रितु की नज़र शर्म से झुक गई। जब आदित्य ने उसे देखा कि रितु कंफर्टेबल नहीं है, तो वह खुद उसके पास आया और बोला, तो क्या फैसला किया है तुमने? उसके सवाल पर रितु ने उसे देखा, मानो पूछ रही हो किस बारे में। इस पर आदित्य ने कहा कि रोहित से शादी करने के लिए। और किस बारे में? आदित्य के इस सवाल पर रितु बस मुस्कुरा दी। तो मतलब मैं हाँ समझूं? जी भैया, कहकर रितु जल्दी से अपने कमरे की तरफ चली गई।
और उसे इस तरह से शर्माते देखकर आदित्य के होंठों पर मुस्कान आ गई। इधर रोहित जब घर पहुंचा तो सुबह ऋतु के साथ उसने जो बहादुरी दिखाई थी, अब उसका परिणाम सोच कर ही उसे पसीने आ रहे थे। वह घर में जाना तो नहीं चाहता था, मगर घर से बाहर आखिर कितने दिन तक गुजारा करता। यही सोचकर उसने अपना दिल खड़ा किया और घर के अंदर कदम रखा। मगर घर के अंदर कदम रखते ही सबके सब उसे सामने खड़े ऐसे मिले जैसे बस उसी का इंतजार ही कर रहे हों, और सब उसे अपनी गुस्से भरी निगाहों से घूरते रह गए। ये देखकर एक पल को तो रोहित हड़बड़ा गया और चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाने लगा। रोहित, इधर आओ। बड़े पापा के कोड़े की फटकार जैसी आवाज़ सुनकर रोहित को तो पसीना आ गया, मगर फिर जल्दी से खुद को संभाला और बोला, क्या हुआ? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? रोहित ने इतनी मासूमियत से पूछा, मानो उसे कुछ पता ही ना हो कि उनके गुस्से का आखिर कारण क्या है। उसके इस सवाल पर सभी उसे और घूरने लगे और बोले, ये भी हमें बताना पड़ेगा कि हम तुम्हें ऐसे क्यों देख रहे हैं। लाज लिहाज बड़ों का सम्मान सब ताक पर रखकर तुमने आज जो हरकत की है, उसका जवाब कोई तुम्हारे पास है? रोहित के डैड ने गुस्से से पूछा तो वह उनके पास गया और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, डैड रिलैक्स, कूल। क्यों? आप अपना बीपी बढ़ा रहे हैं और मैंने क्या किया है? मैंने तो बस आप लोगों की मदद की है। मदद? जरा हमें भी डिटेल से समझाओगे बेटे? बड़े पापा अपनी रौबदार आवाज में बोले। तो वह उनके पास गया और बोला, यस बड़े पापा, मदद ही की है मैंने आप लोगों की। अब आप लोग सोचिए, आप लोग आदित्य भाई के पास गए थे बात करने के लिए, तो उस समय ऋतु कितनी कंफ्यूज थी। वह कंफ्यूज थी कि शादी करें या ना करें, क्योंकि उसे यह तो मालूम था नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूँ। लेकिन अब जब मैं उसे अपने साथ लेकर गया और उसे बताया मैंने कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ, तो उनकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई और अब वह खुशी खुशी इस घर की बहू बनने के लिए तैयार है। तो इस तरह की ना मैंने आप लोगों की मदद। उसकी इस बात पर एक बार फिर सब उसे घूरने लगे। मैंने तो यह कदम बस आप लोगों के बारे में सोचकर उठाया था। रोहित एक बार फिर से मासूम बनते हुए बोला, वरना मुझे क्या पड़ी थी उसे यकीन दिलाने की। फिर भी आप सभी मुझ पर गुस्सा हैं, तो कोई बात नहीं, मैं अभी फ़ोन पर ही उसे मना कर देता हूँ कि मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ, और अगर आप लोग चाहें तो उसके लिए मुझे कोई सज़ा भी दे सकते हैं। सजा तो तुम्हारी तय हो चुकी है बेटे, राघव उपाध्याय आगे बढ़ते हुए बोले, और ऐसी सजा है जिससे जिंदगी भर तुम बाहर नहीं निकल सकते हो। उनकी बात सुनकर रोहित ने सभी की तरफ देखा, तो सबने उसे इस तरह देख मानो कह रहे हो, बिल्कुल। ऐसी कौन सी सजा सोची है मेरे लिए? वह डर के मारे हकलाते हुए बोला। तो सभी उसे अभी भी घूरते हुए बोले, हम सब ने मिलकर अगले हफ्ते ही तुम्हारी सगाई फिक्स कर दी है। अब तुम चाहकर भी इस सजा से जिंदगी भर बाहर नहीं निकल सकते हो। और यह सुनकर तो रोहित खुशी से अपने बड़े पापा के गले ही लग गया। थैंक यू बड़े पापा। और फिर वह बारी बारी से सभी को गले लगाते हुए बोला, इस सजा को तो मैं खुशी खुशी कबूल करता हूँ। आई लव यू। रोहित के इस हरकत पर सबने अपना सिर पीट लिया। ये लड़का तो पागल हो गया है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। और रोहित, वह तो सबसे गले मिलकर गुनगुनाते हुए अपने कमरे की तरफ चल दिया। आज अनंत ने उसे अपना प्यार जताने के लिए फूलों का जो गुच्छा भेजा था, उसके रिटर्न गिफ्ट के तौर पर अनन्या आज उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहती थी। यूं ही तो नहीं कहा जाता कि गिफ्ट लेने देने से पति पत्नी के बीच में प्यार और गहरा हो जाता है। समय समय पर हर पार्टनर को एक दूसरे को एहसास कराना चाहिए कि आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए कितना खास है। ज़रूरी नहीं कि आप उसे गिफ्ट में कोई हीरो का हार ही दें या फिर पूरा बगीचा ही उसके नाम कर दें। अगर आपके पास समय और पैसे की कमी है, तो प्यार से अगर आप अपने पार्टनर को एक फूल भी दे देंगे, तो वह उसी से खुद को स्पेशल फील कर लेगी। और आज अनंत ने जब उसे स्पेशल फील करवाया, तो वह भी अपनी तरफ से उसे कुछ गिफ्ट देने के लिए मचल उठी। इसलिए उसने अनबा को सुलाने के बाद खुद को अच्छे से रेडी किया। उसकी पसंदीदा ब्लैक कलर की साड़ी पहनी और उस पर रेड कलर की स्लीवलेस ब्लाउज जो बैकलेस भी थी। उसने अपने बालों को खुला रखा और हल्का मेकअप भी किया था। इस रूप में अनन्या को देखकर अनंत बिल्कुल दीवाना हो जाया करता था, और यह सोच कर ही अनन्या के होंठों पर मुस्कान थमी नहीं रही थी। वह अभी भी प्यार से फूलों को ही निहार रही थी, और तभी दरवाजा खुला और अनंत ने अंदर कदम रखा। मगर अंदर अनन्या पर नजर पड़ते ही उसकी नज़र बस उसी पर थम गई। अनन्या को इस रूप में देखना उसके लिए किसी शौक से कम नहीं था, क्योंकि अनन्या को ऐसे रेडी होने के लिए
अक्सर अनंत को ही कहना पड़ता था, जबकि आज बिना कहे ही वह इस तरह से तैयार होकर मानो आज उसे आमंत्रण दे रही हो। जबकि अनन्या उसे इस तरह एकटक देखते हुए देखी तो उसकी नज़रों के ताव को ज़्यादा देर तक अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपनी नज़र झुका ली। अनंत उसके पास गया और अपने बैग को साइड में रखकर अनन्या को कमर से पकड़कर खुद से सटाकर उसके चिन को ऊपर करते हुए बोला, जान लेने का इरादा है क्या आज? नहीं, बल्कि तुम पर अपनी जान लुटाने का, कहकर अनन्या ने दोनों हाथ अनंत के गले में डाल दिए। आज ये गिफ्ट किस खुशी में? अनंत अनन्या के चेहरे पर उंगली फिराता हुआ बोला तो अनन्या भी मदोसी से बोली, गिफ्ट नहीं, रिटर्न गिफ्ट। रिटर्न गिफ्ट? अनंत चौंका। मैंने कौन सा गिफ्ट दिया तुम्हें? क्यों, यह बुके आपने नहीं भेजा है? कहते हुए अनन्या ने बुके की तरफ इशारा किया तो अनंत एक पल गौर से बुके की तरफ देखता रहा, फिर बोला, नहीं। अब चौंकने की बारी अनन्या की थी। आपने नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा? कब आया है यह? शाम को, आपके ऑफिस जाने के थोड़ी देर बाद, अनन्या बोली। हम सभी को, मुझे भी लगा कि बुके आपने ही भेजा है। अनन्या की आवाज़ में परेशानी साफ झलक रही थी। आखिर उसे इस तरह से लाल गुलाब कौन भेज सकता है? इसमें एक कार्ड भी था जिसमें अनन्या की आवाज़ अब कांप रही थी। उसके मन में डर समा रहा था कि आखिर उसे बुके भेजने वाला है कौन, और सबसे बड़ी बात, उस कार्ड पर लिखे गए अल्फाज। अगर वह अनंत ने नहीं लिखे हैं तो फिर किसने लिखे हैं? मोंटू के साथ हुए हादसे के बाद अनन्या बहुत मुश्किल से संभली थी, मगर इस तरह के हादसे अभी भी उसे डरा देते थे। अब एक बार फिर से उसे ऐसा ही डर सताने लगा कि अगर अनंत ने नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा है। तब तक अनंत उस बुके तक पहुंच गया और उसमें लगे कार्ड को भी खोलकर देखने लगा। उस कार्ड में लिखे अल्फाज देखकर अनंत के चेहरे पर भी गुस्से के भाव आ गए और मुट्ठियां कस गईं। तभी अनन्या बेड पर बैठ गई और गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसकी खूबसूरती उसके लिए हमेशा दुश्मन बनी रही, तो क्या अभी भी उसकी खूबसूरती उसकी दुश्मन है? यह ख्याल आते ही मन में वह पैनिक होने लगी और अनंत उसे ऐसे देखकर तुरंत उसके पास गया। वह समझ गया कि अनन्या का ऐसा हाल क्यों हुआ है। वह तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, यह तो मेरे दिमाग से निकल गया था। अरे मैं नहीं भेजूंगा तो और कौन भेजेगा? अनंत मुस्कुराते हुए बोला तो अनन्या उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। फिर आपने ऐसा क्यों कहा आनंद कि आपने नहीं भेजा है? सबसे पहले तो दिमाग से ही निकल गया था, मगर जब मैं ऐसा बोल चुका था तो सोचा तुमसे छोटा सा मजाक ही कर लूं। यार तुम तो छोटी छोटी बातों पर सीरियस हो जाती हो। देखो तो सही आईने में खुद को। कॉलेज में भी इतनी खूबसूरत नहीं लगती थी जितनी खूबसूरत इस वक्त लग रही हो। और मेरी जान किसी फूल से कम है क्या? अनंत ने कहा तो धीरे धीरे अनन्या नॉर्मल होने लगी, क्योंकि यही सब तो लिखा था उस कार्ड में। इसका मतलब उसे अनंत ने ही भेजा है। अनंत, ऐसा मजाक फिर कभी भूल कर भी मत करना। जान निकल जाती है मेरी सिर्फ ये सोचकर कि फिर कोई मोंटी हमारे जीवन में ना आ जाए। श्री आनंद ने अनन्या के होठों पर अपनी उंगली रखी और फिर अपनी उंगली से उसके होठों को रब करता हुआ बोला, पहले की बात कुछ और थी। उस समय मैं तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन अब भूलो मत कि तुम मिसेज ओबराय हो, अनंत ओबराय की बीवी। किसी की भी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं होगी। इसलिए अपने दिमाग से सारे फितूर के ख्याल निकाल दो और सिर्फ इस पल में ध्यान दो जहाँ पर मैं हूँ और तुम हो। तुमने आज इतनी मेहनत सिर्फ मेरे लिए की है ना, तो क्या आज की रात को ऐसे ही बर्बाद कर दोगी? अनंत उसकी आंखों में देखता हुआ बोला तो अनन्या शर्म से मुस्कुराकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। आखिर अनंत अनन्या का माइंड डाइवर्ट करने में कामयाब हो गया था। यह हया से सुर्ख चेहरा और होंठ जैसे गुलाब, यह हुस्न का दरिया और उफनता हुआ स्वभाव, तुम्हें आगोश में लेकर तो जन्नत मिल जाए, क्योंकि इस नशे के आगे फीका लगे हर शराब। आशिक मौन हो गए तुम्हें देख कर ही, और इस रूप ने कमियों को भी कर दिया लाजवाब। अनंत ने जब अनन्या को शर्माते हुए देखा तो उसका चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए उसकी सामने यह कविता बोला, और ना चाहते हुए भी अनन्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। कहाँ से लाते हैं आप ऐसी शायरी अनंत? जो समंदर के आगे खड़ा हो उससे पूछा नहीं करते हैं कि पानी कहाँ से आया। सामने जब साक्षात रति खड़ी हो तो शब्द खुद ब खुद शायरी बन जाते हैं। अनंत उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए अपने हाथों को उसके चेहरे पर बिखर रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बेहद रूमानियत से बोला तो अनन्या भी उसकी आंखों में खो गई। आज भी वह दोनों जब एक दूसरे को प्यार से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पहली बार ही मिल रहे हो। अगले ही पल अनंत ने उसकी कमर में हाथ डाला और खुद के करीब खींच लिया।
बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम अनन्या। अनन्या ने अपनी पलकें नीचे कर ली तो अनंत उसके चेहरे को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में एकटक देखते हुए, मेरे लिए जब तुम ऐसे सस्ती संवरती हो तो ऐसा लगता है जैसे बस पहली बार ही तुम्हें देख रहा हूँ, और हर बार तुम मुझे पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। अनन्या मुस्कुरा दी। सिर्फ मुस्कुराती रहोगी, कुछ कहोगी नहीं? अनंत की बात पर अनन्या अपनी दोनों बाहें अनंत के गले में डाली और बोली, ये आपके प्यार का ही असर है अनंत, जो आपकी नज़रों को मैं इतनी खूबसूरत लगती हूँ। और सच कहिए तो मेरी खूबसूरती का राज भी आपका प्यार ही है। आपका प्यार और उसे जताने का अंदाज मेरे लिए किसी एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है। ऐसी बात है क्या? अनंत अपनी एक भौहें उठाकर पूछा तो उसकी आंखों में छिपी शरारत को देखकर अनन्या फिर से शर्म से मुस्कुरा देती है। मैं चाहता हूँ कि तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखो, हर रोज़, और इसके लिए ज़रूरी है कि तुम्हें एनर्जी ड्रिंक लेते रहना चाहिए। कहकर अनंत अनन्या के होंठों पर झुक गया। कुछ देर बाद ही अनंत और अनन्या दोनों बेड पर थे और अनन्या इस वक्त गहरी नींद में अनंत की बाहों में थी, मगर अनंत की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसने अनन्या को एक नज़र देखा, फिर उसके हाथ को धीरे से खुद से अलग कर वापस उस बुके के पास आया और उसमें लिखे कार्ड को निकाल कर पढ़ने लगा। तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो अनन्या, जितनी कॉलेज के ज़माने में थी। तुम्हारे आगे तो ये फूल भी फीके हैं, पर इस पूरी कायनात में कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हारी खूबसूरती का मुकाबला कर सके। इसलिए एक फूल को दूसरा फूल दे रहा हूँ। आनंद ने फिर से कार्ड को पढ़ा, कई बार पढ़ा और फिर मुट्ठी में कस लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन हो सकता है जिसने अनन्या को यह बुके भेजा है, लेकिन कार्ड में लिखे से समझ चुका था कि वह जो कोई भी था कॉलेज से ही संबंधित था। वह याद करने लगा कि आखिर कौन हो सकता है, मगर फिर भी उसे कुछ याद नहीं आया। तो उसने एक नंबर डायल किया और उस पर आदेश स्वर में बोला, आज मेरे घर पर किसी ने बुके भेजा है मेरी वाइफ के नाम से, पता करो कौन है। इतना कहने के बाद वह वापस अनन्या के पास लौट आया और उसके बगल में लेट गया। इस वक्त सोई हुई अनन्या के चेहरे पर बेहद सुकून था। वह सच्चाई बताकर उसका सुकून छीनना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बुके को फेंकने की बजाय इस रूम में ही रहने दिया। अभी कुछ देर पहले जब उसने बताया था कि वह बुके उसने नहीं भेजा है, तो अनन्या के चेहरे पर कैसा डर आ चुका था। यह फिर से उसे उसी दहशत में कैसे छोड़ सकता था। उसने हल्के हाथों से अनन्या के गालों को सहलाया और फिर उसके माथे को चूमकर उसे भाव में लेकर सो गया। यहाँ इशिका और आरब का समय भी पूरा हो चुका था और अब अगले दिन उन दोनों को वापस घर लौटना था। बस इसलिए आज की रात यादगार बनाने के लिए आरब इशिका के साथ इस होटल से दूर पहाड़ों पर बने कॉटेज में आज की रात के लिए इंतजाम किया था। मगर रात होने में अभी वक्त था, इसलिए जाने से पहले आरब इशिका को शॉपिंग के लिए ले आया था। वह दोनों अभी शॉपिंग मॉल में ही थे और तभी अनंत का फोन आया। आरब ने सोचा कि इस बार इग्नोर करते हैं, मगर फिर उठा लिया। कैसा है तू आरब? अनंत ने नॉर्मली पूछा। और कब आ रहा है? आरब को अनंत का बेहद ही थका हुआ स्वर सुनाई दिया, जिसे सुनकर आरब हैरानी से बोला, क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, अनंत खुद को संभालते हुए बोला। बस तेरी याद आ रही है। क्यों, अनन्या की कंपनी से मन भर गया क्या? आरब हंसते हुए बोला। तो अनंत भी मुस्कुरा दिया और बोला, अनन्या की कंपनी अपनी जगह पर है और तेरी कंपनी अपनी जगह पर। बहुत दिनों से बैठकर साथ जाम नहीं टकराया है ना, तो उसकी बात कर रहा हूँ। आरब हंस दिया और बोला, कोई नहीं, कल आ रहा हूँ। हाँ आजा, मुझे तेरी ज़रूरत है, अनंत ने फिर से बोला। जब से बुके वाला कांड हुआ है अनंत आरब से बात करना चाहता था। आखिर हर मसले पर उसी से तो वह दिल खोल कर बात कर सकता था। आर यू ओके अनंत? आरब संकित होकर बोला। तो अनंत संभलते हुए बोला, हाँ मगर रोहित की सगाई पक्की हो गई है, इसलिए भी तेरा आना जरूरी है। क्या बात कर रहा है, उसकी सगाई इतनी जल्दी पक्की हो गई? उसे लड़की कहाँ से मिल गई? इतना भी बुरा नहीं है मेरा भाई, अनंत चिढ़कर बोला। मैं जानता हूँ कि वह कितना अच्छा है। और ये बता, लड़की कौन है? तेरे पीए की बहन आदित्य? हाँ उसी की बहन है ऋतु, जो रोहित की भी पीए थी। मगर जहाँ तक मैं जानता हूँ आदित्य की तो कोई फैमिली ही नहीं है, गोद लिया है उसने एक बहन को। आनंद बोला। तू वापस आजा, फिर हम बैठकर आराम से बातें करते हैं। अच्छी बात है, कल आ रहा हूँ। अनंत से बात करने के बाद आरब फोन देखते हुए मुस्कुरा दिया। रोहित की सगाई की बात सुनकर उसे भी अच्छा लगा था। फिर उसने मॉल में इधर उधर नजर घुमाई तो इसी का उसे एक जगह गाउन पसंद करते हुए दिखी। वह तुरंत उसके पास गया और बोला,
हाँ तो मिसेस खुराना, अगर आपकी शॉपिंग हो गई हो तो हम चले वापस। उसकी बात सुनकर ऋषिका मुस्कुरा दी और बोली, अपने लिए नई खरीदारी कर रही हूँ। तो फिर सबके लिए हो चुका है, बस एक लास्ट अनन्या के लिए है। इतना कहकर उसने एक गाउन दिखाई जो ऑफ वाइट कलर का था। आरब, ये कैसा रहेगा? परफेक्ट, अनन्या पर यह कलर भी सूट करेगा। आरब ने कहा और इसी के साथ उसकी नज़र एक और खूबसूरत गाउन पर पड़ गई। लेवेंडर इंडो वेस्टर्न हल्का पर्पल कलर का यह गाउन नज़र पड़ते ही आरब को पसंद आ गई। वह सेल्स गर्ल के पास गया और उसने उसे भी पैक करने का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर में वो दोनों वापस अपने होटल में आ गए। आज अरब के साथ शॉपिंग करके इशिका बहुत खुश थी और उसकी खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। तभी अरब उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, अभी एक सरप्राइज और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सरप्राइज? अरब, अभी आपका सरप्राइज बाकी है? इशिका आश्चर्य से बोली, क्या सरप्राइज? सरप्राइज बताया नहीं करते, कहकर अरब ने इशिका की नाक पर टैप कर दिया। बल्कि उसे दिखाया जाता है, इसलिए तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम कुछ ही समय में यहाँ से निकलेंगे। और कुछ ही देर में आरब इशिका को लेकर शिमला भ्रमण के लिए चल दिया। इस भ्रमण के लिए तो उन दोनों ने टॉय ट्रेन का इस्तेमाल किया था। इस ट्रेन में बैठकर इशिका को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यह ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी और शिमला के पहाड़ों के ऊपर से गुजरती हुई वहाँ के मनोरम दृश्य को बहुत अच्छे से दिखा रही थी। टॉय ट्रेन बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप ही लग रहा था, जैसे वह किसी खिलौने में ही बैठी हो। कैसा लगा? बहुत अच्छा, इशिका भी खुश होते हुए बोली। आज से पहले शिमला तो कई बार आना हुआ था, मगर टॉय ट्रेन पर बैठने का मौका पहली बार मिल रहा है। इतना कहकर उसने आरब के हाथों को पकड़ लिया और अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। मुझे भी तुम्हारे साथ ये सफ़र बहुत अच्छा लग रहा है, कहकर आरब ने भी इशिका की कमर में अपने हाथ डाल दिए। तकरीबन 2-2.5 घंटे तक टॉय ट्रेन के सफ़र के बाद वह लोग पहाड़ी स्टेशन पर पहुंचे। आरब ने इसी जगह पर एक कॉटेज बुक कर रखा था। जब वह दोनों उस स्टेशन पर उतरे तो इशिका खुश होते हुए बोली, कितना खूबसूरत है ये स्टेशन, आज की रात यहाँ रहना चाहोगी? आरब इशिका का हाथ पकड़ते हुए बोला। तो इशिका भी आश्चर्य से बोली, क्या यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है? तुम्हारा हुक्म हो तो हर चीज़ हो सकता है। कुछ देर तक वह दोनों वहीं स्टेशन के आसपास की जगह पर घूमते रहे और फिर आरब इशिका को लेकर कॉटेज की तरफ जाने लगा। ये हम कहाँ जा रहे हैं? इशिका ने यूं ही पूछा तो आरब बोला, सरप्राइज की तरफ। तो क्या वह ट्रेन वाला सरप्राइज नहीं था? वह तो छोटा सरप्राइज था। वैसे तुम्हें देखकर लग रहा है कि बहुत जल्दी सरप्राइज से तुम्हारा मन भर गया। बिल्कुल नहीं, इशिका जल्दी से बोली। तो आरब हंस दिया। वैसे और कितने सरप्राइज बाकी हैं अभी तुम्हारे आरब? सुबह शॉपिंग कराना, फिर टॉय ट्रेन का सफ़र। बस देखती जाओ और एंजॉय करती जाओ, यह मौका फिर ना मिलेगा। आरब ने इशिका के हाथों को अपनी हथेली में कस लिया। आरब के उत्साह को देखते हुए इशिका को इतना तो पता लग ही चुका था कि आरब ने सरप्राइज कुछ बड़ा और खास ही सोचा होगा। कुछ ही देर में आरब इशिका उस कॉटेज में पहुंच गए जहां पर आज की रात उन्हें ठहरना था। पहाड़ों पर बने लकड़ी से डिजाइन किया हुआ घर बेहद खूबसूरत लग रहा था। रात के समय खिड़कियों से छनकर आती लाइटें और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक दे रही थी। उस कॉटेज के हर तरफ हरियाली और छोटा सा बगीचा वहाँ के माहौल को बेहद मनोरम और सुकून देने वाला बना रहे थे। हम यहाँ कहाँ हैं? तुमने कहा था ना कि यहाँ ठहरने का इंतजाम हो सकता है, तो आज की रात हम यहीं रुकेंगे। मगर इतनी जल्दी कैसे इंतजाम हो गया? मैंने पहले ही इंतजाम कर रखा था, आरब बोला। यह तुम्हारे लिए अगला सरप्राइज था। पसंद आया? बहुत ज़्यादा, इसी का खुश होकर बोली। चलो अंदर चलते हैं। थोड़ी देर में उनके सामने कॉटेज का चौकीदार सामने था। वह उन्हें उस कॉटेज के अंदर लेकर गया और उनका कमरा बताने लगा। तभी आरब ने उस चौकीदार को वहां से जाने के लिए कहा और खुद इशिका के पास आकर बोला, पहले अपनी आंखें बंद करो। क्यों, अभी आगे और भी सरप्राइज है क्या? इशिका खुशी और आश्चर्य से बोली। तो आरब मुस्कुराते हुए बोला, फिलहाल अपनी आंखें बंद करो। और इतना कहकर आरब ने खुद उसकी आंखों को अपनी हथेलियों से ढक दिया और फिर उसे लेकर उस कमरे की तरफ बढ़ा जिसमें आज की रात उनकी मोहब्बत का एक नया अध्याय लिखने वाला था। और जैसे ही दरवाज़ा खुला, आरब ने उसके आंखों पर से अपनी हथेलियां हटा दी। इसी का एक बार फिर खुशी और आश्चर्य से अपना मुंह पर हाथ रख ली, क्योंकि वह लोग जिस कमरे के सामने खड़े थे वह बेहद ही खूबसूरत और रोमांटिक तरीके से डेकोरेट किया गया था। सफ़ेद नेट के पर्दों के साथ झालरों वाली लाइटें, रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन में इधर उधर बिखरे हुए गुब्बारे,
कुछ गुब्बारों को लटकाकर भी रूम को डेकोरेट किया गया था और बेड पर रेड कलर से लिखा गया था लव, और उसके साथ ही बेड के नीचे रेड गुब्बारों का बनाया गया हार्ट कमरे को बेहद ही रोमांटिक बना रहा था। इसी का एक बार फिर आरब की तरफ देखी तो आरब मुस्कुरा रहा था। पसंद आया तुम्हें अपना सरप्राइज? आरब, तुम तो सचमुच में आज मुझे पागल ही कर दोगे। इतना सारा सरप्राइज, वह भी सिर्फ आज के दिन। मैं इस पल, इस लम्हे को इतना यादगार बना देना चाहता हूँ कि अगर तुम भूलना भी चाहो तो ताउम्र नहीं भूल सकोगी। ये मेरी ज़िंदगी के बेस्ट मोमेंट हैं आरब, और इसे मैं सच में कभी भूल नहीं सकती। आई लव यू कहकर वह उससे लिपट गई और आरब ने भी अपना हाथ उसकी पीठ पर रखकर सहला दिया और फिर वह दोनों अंदर चले गए। अंदर जाकर इसी का एक बार फिर रूम के डेकोरेशन में हो गई। यह सिर्फ एक सजा हुआ कमरा नहीं था, बल्कि आरब के दिल के अरमान थे जो वह आज इशिका के साथ पूरे करना चाहता था। हर जगह, हर बात में उसकी मोहब्बत यहाँ आकर झलक रही थी और ना चाहते हुए भी इशिका को अपने पुराने दिन याद आ गए। अगर सब कुछ ठीक होता तो यह सारे पल उनकी ज़िंदगी में बहुत पहले ही आ चुके होते। अभी और भी कुछ बाकी है क्या आरब? इशिका प्यार से आरब को देखते हुए बोली। तो आरब बोला, अभी तो पूरी रात बाकी है, देखती जाओ। फिलहाल अभी हम डिनर के लिए चल रहे हैं, इसलिए तुम रेडी हो जाओ। रेडी? मगर हमारा सामान तो होटल में ही है। मैं क्या पहनूं? मॉल में लिए गए गाउन को आरब निकालता है जो उसने पहले इस कॉटेज में भिजवा दिया था और इशिका के आगे कर बोलता है, इस गाउन को पहनकर रेडी हो जाओ। ये आपने कब लिया? इशिका उस गाउन को लेकर देखते हुए बोली, कितना खूबसूरत है यह। तुमसे ज्यादा नहीं, इसकी खूबसूरती तो तब बढ़ेगी जब तुम इसे पहनोगी। सच में आरब, आज मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे आज का मेरा ये दिन केवल सरप्राइज डे है। आज के इस दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगी। अभी से इतना भावुक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आगे भी कुछ सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आरब एक बार फिर इशिका की कमर में हाथ डालकर उसे बिल्कुल अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखता हुआ बेहद प्यार से बोला, और इशिका उसकी नज़रों के ताप न सह सकी, इसलिए अपनी नज़रें झुकाकर बोली, मैं चेंज करके आती हूँ। कहीं जाने की ज़रूरत ही क्या है? आरब अभी भी उसके चेहरे पर नज़र गड़ाए हुए बोला, यहाँ सिर्फ हम दोनों ही तो हैं। लाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, इस तरह तुम जल्दी रेडी हो जाओगी। कहकर आरब उसके टॉप को कंधे से नीचे खिसकाने लगा तो इशिका तुरंत उसका हाथ पकड़कर बोली, आरब, तुम बहुत नॉटी होते जा रहे हो। मुझे इस वक्त ड्रेस चेंज करना है, रोमांस नहीं। छोड़ो मुझे। मगर आरब ने अपना सर नामे हिला दिया। आरब प्लीज। मगर आरब उसकी बात को अनसुना करते हुए उसके हाथों को पकड़कर उसे और खुद के करीब खींच लिया और उसके चेहरे पर लटक रही लटों से खेलते हुए बोला, मन नहीं कर रहा है मेरा तुम्हें छोड़ने का। फिर तुम्हारे लाए गए सरप्राइज का क्या होगा? इशिका भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, वो सरप्राइज तुम्हें फिर कभी दे दूंगा। बिल्कुल नहीं, आज मेरा सरप्राइज डे है, इसलिए सारे सरप्राइज मुझे आज ही चाहिए। फिर वह खुद को आरब से छुड़ाते हुए बोली, मैं जा रही हूँ रेडी होने। इतना कहकर वो बाथरूम की तरफ चली गई। आरब उसे जाता हुआ देखकर मुस्कुरा दिया। इतनी खूबसूरत ड्रेस को देखकर वह वैसे भी खुश थी, और ऊपर से आज आरब का प्यार जताने का तरीका उसे आज अपनी किस्मत पर रस हो रहा था, इसलिए मन से तैयार होने लगी। इधर अरब भी अपनी ड्रेस चेंज कर चुका था और इशिका से मिलता जुलता हल्का पर्पल कलर का ही 3 पीस सूट पहन रखा था, बिल्कुल कपल ड्रेस की तरह। वह तैयार होकर थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया ताकि डिनर का अरेंजमेंट देख सके। इशिका जब बाथरूम से बाहर निकली तो अरब को कमरे में न पाकर आईने के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगी। इतने में अरब बाहर से वापस आया तो इशिका तब तक पूरी तरह रेडी हो चुकी थी। खूबसूरत से गाउन को पहनकर इशिका बिल्कुल किसी परी की तरह लग रही थी। उस गाउन को पहनने के बाद इशिका ने अपने सारे बालों को उठाकर एक खूबसूरत से जूड़े का आकार दिया था और उसे खूबसूरत हेयर पिन से सजाया था। कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स और गले में बिल्कुल पतला सा नेकलेस, नाक में एक छोटे से हीरे का लौंग उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। आरब ने जब उसे देखा तो कुछ पल के लिए देखता ही रह गया। देखती तो इशिका भी रह गई आरब को। उस सूट में वह इतना ड्रेसिंग और हैंडसम लग रहा था कि किसी की भी नज़र उस पर ठहर जाए। आरब को जाने क्या सूझा कि उसने दरवाजे को सटा दिया और फिर इशिका के पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इशू, हम खाना यहीं पर मंगवा लें? क्यों? मैं तो कहता हूँ कि खाने को फिलहाल के लिए रहने ही देते हैं। इतना कहकर वो इशिका के करीब गया और उसके चेहरे पर आ रहे एक लट को हटाते हुए धीरे से उसके गालों को चूम लेता है। इशिका शर्मा जाती है, तभी आरब उसे कमर से पकड़कर
अपनी बाहों में लेकर कहता है, बाहर जाकर हम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करेंगे, क्यों नहीं इस वक्त का सदुपयोग करें। बिल्कुल नहीं, मैं इतनी मेहनत से मैं रेडी हुई हूँ, पर इन्हें हटाने के लिए तुम्हें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब इसी का आरब की बात से पूरी तरह झेप गई थी, मगर फिर अपनी झेप को मिटाते हुए हल्के गुस्से से बोली, मैं कुछ नहीं जानती, हम लोग बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं और अब अच्छे से चलो। इतना कहकर वह आरब का हाथ पकड़कर उसे लगभग जबरदस्ती बाहर चलने को कहती है। तुम ना बिल्कुल अनरोमांटिक हो, आरब मुंह बनाते हुए बोला। इतने अच्छे खासे मूड का सत्यानाश कर दिया, मगर एक बात अच्छे से याद रखना, रात को मैं सब कुछ एक साथ ही वसूल करूंगा। उसकी इस बात पर ऋषिका खिलखिलाकर हंस देती है और वह दोनों थोड़ी देर में कॉटेज के ही दूसरे हिस्से में चले गए, जहाँ पर उनके डिनर की शानदार व्यवस्था थी। इस कॉटेज के पीछे खुले बगीचे में डिनर की व्यवस्था की गई थी। वहाँ पर एक गोल टेबल और उसके आमने सामने दो कुर्सियां रखी हुई थीं। उस टेबल को कपड़े से ढककर उस पर बेहद खूबसूरत बाउस में लिली और मोगरे के फूलों को रख दिया गया था, जो रात में हल्की हल्की हवा बहने से अपनी खुशबू बिखेर रहे थे। आसपास के पेड़ पौधों पर भी लाइटों की झालर जगमगा रही थी और गार्डन को कहीं कहीं बैलून से भी डेकोरेट किया गया था। हल्के रंग बिरंगी लाइट में वह जगह बेहद ही रोमांटिक नजर आ रही थी। आरब इशिका का हाथ पकड़े हुए जब वहां पहुंचा तो वायलिन पर एक बहुत ही सॉफ्ट म्यूजिक बजाते हुए वहां खड़े दो लोगों ने उनका स्वागत किया। यह देखकर ऋषिका फिर से एक बार खुद पर रश्क करने लगी और आरब की तरफ प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोली, थैंक यू, थैंक यू इतने अच्छे सरप्राइज के लिए। मैंने कहा ना, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, रात को मैं सब वसूल कर लूँगा। आरब अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए बोला तो ऋषिका पल भर को उसे देखती रही और फिर मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी, मैं भी उधार बाकी रखने में यकीन नहीं रखती हूँ। ऋषिका ने जब ऐसा कहा तो आरब के होंठों पर भी लंबी मुस्कान आ गई और तभी आरब इशिका का हाथ पकड़कर उस तरफ चल दिया जहाँ पर एक छोटा सा डांस फ्लोर बना हुआ था, जहाँ धीमे धीमे म्यूजिक बज रहे थे। आरब इशिका की कमर में हाथ डाला और अपना दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखा। इशिका ने भी अपने दोनों हाथ आरब के कंधे पर रखे और अब वह दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर कदम से कदम मिलाने लगे। तभी म्यूजिक चेंज हुआ और एक बेहद रोमांटिक गाना स्टार्ट हुआ। जीने लगा हूँ मैं पहले से ज़्यादा तुझ पर मरने लगा हूँ। इस गाने के बोल के साथ ही आरब की हथेलियाँ इशिका की कमर पर और भी ज़्यादा कस गईं और वह उसे खुद से सटा लेता है। जीने लगा हूँ मैं पहले से ज़्यादा तुम पर मरने लगा हूँ। इसके साथ ही आरब की हथेलियाँ इशिका के गाल और गर्दन पर फिसलने लगीं। साथ ही वह इशिका के चेहरे को उठाता है और उसकी आंखों में देखते हुए खुद भी गाने लगता है। आरब को इस तरह अपनी तरफ प्यार भरी नजरों से देखते हुए इशिका ने मुस्कुराकर उसके सीने से अपना सिर टिका दिया। आरब ने भी उसके पीठ पर अपने हाथ रख दिए, मगर कदम अभी भी दोनों के थिरक रहे थे। जीने लगा हूँ मैं पहले से ज्यादा तुम पर मरने लगा हूँ। रहते हो आकर जो तुम पास मेरे, थम जाए पल ये वही, मैं यही सोचूं। फिर इसी का अपना सर उठाती है और वह भी आरब की आंखों में प्यार से देखते हुए गाने के बोल गुनगुनाने लगती है। तभी आरब इशिका की उंगली पकड़कर उसे पूरा राउंड घुमाता है और फिर घूमकर वापस इशिका आरब के सीने से लग जाती है। मगर अरब उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ता है और फिर उन आंखों में देखते हुए कहता है, चलती हैं सांसें पहले से ज़्यादा दिल ठहरने लगा है। जीने लगा हूँ मैं पहले से ज़्यादा मरने लगा हूँ। थोड़ी देर में वह दोनों फिर डिनर टेबल पर पहुंच गए, जहाँ पर सिड्डू, थक्पा, मादरा और बबरू जैसे शिमला के प्रसिद्ध व्यंजन उनकी थाली की शोभा बढ़ा रहे थे। थोड़ी देर में वह दोनों खाना खाकर वहां से वापस अपने कमरे की तरफ चल देते हैं, मगर रास्ते में इशिका की ड्रेस वहां की एक छोटे से पेड़ की डाली से फंस जाती है और वह उसे निकालने के लिए कुछ पल ठहर जाती है। जब आगे चलते हुए अरब को उसके न होने का एहसास होता है तो वह बेचैनी से पीछे मुड़कर देखने लगता है। अरब उसकी ड्रेस को डाली से अलग करता है और फिर इशिका को अपनी बाहों में उठा लेता है। इशिका एकटक बस उसकी आंखों में ही देखती रह जाती है और फिर देखते हुए अपने दोनों हाथ अरब के गले में डाल देती है। दोनों की नज़रें आपस में मिलती हैं और एक मुस्कान आकर उनके चेहरे पर ठहर जाती है। मिलने लगे दिल पहले से ज़्यादा इश्क होने लगा है। थोड़ी देर में वो लोग अपने कमरे में पहुंच चुके थे। आरब ने पैर की ठोकर से दरवाजे को खोला और इशिका को इसी तरह ले जाकर बेड पर बिठाया
और अब खुद भी उसी बेड पर बैठकर इशिका को निहारने लगा तो वह हल्का सा मुस्कुराते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगी। आरब भी इशिका का हाथ पकड़कर उसके साथ ही उस पर झुकने लगा। थोड़ी ही देर में उसने बेड पर लगे जीने पर्दों की डोरी खोलकर बेड के चारों ओर फैलाकर उनसे खुद को उसके अंदर ढक लिया, क्योंकि अंदर अब उनके जिस्म से हर पल कपड़े कम होने लगे थे और अब आरब इशिका एक दूसरे के प्यार में खोने लगे थे। दिल्ली इधर एक तरफ जहाँ रोहित की सगाई की तैयारी में सब लग चुके थे, वहीं दूसरी तरफ अनंत अकेला परेशान था कि आखिर वह बुके भेजा किसने। अनंत ने अपने जिस आदमी को काम पर लगाया था वह भी ठीक से कोई जवाब नहीं दे सका। बस इतना बताया कि एक ड्राइवर आया था और बुके देकर चला गया। सीसीटीवी कैमरे में भी यही दिखा और वह ड्राइवर भी एक टैक्सी ड्राइवर था और उसका किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। उस ड्राइवर से भी पूछताछ किया गया तो उसने बस इतना ही बताया कि वह टैक्सी ड्राइवर है और उस दिन एक व्यक्ति उसकी टैक्सी में बैठा था, मगर जब वह चला गया तो उसकी बुके उस टैक्सी में ही छूट गई थी। मैं अभी सोच ही रहा था कि उस बुके के साथ क्या करूं, तभी मुझे वहां पर एक कार्ड मिला जो शायद उसी व्यक्ति का था। उस पर उसका नंबर भी था। मैंने हिचकते उस नंबर को देखा और मैंने उस शख्स को फ़ोन किया बुके के लिए, तो उस आदमी ने भारी अफसोस के साथ कहा कि किसी को देना था वह बुके, वह तो कहीं और जा चुका है, इसलिए अगर उसे तकलीफ ना हो तो वह बुके एक पते पर पहुंचा दे। उसने रिक्वेस्ट की और तुरंत मेरे फ़ोन पर एड्रेस के साथ 2,000 रुपये भी ट्रांसफ़र कर दिए। उस बुके को उस पते पर पहुंचाने के लिए अच्छे खासे पैसे दिए थे उसने मुझे, तो मुझे भी कुछ गलत नहीं लगा। और वैसे भी आजकल तो आप लोगों में फूल देने का फैशन है, ड्राइवर ने सरलता से जवाब दिया। और उसके सरल स्वभाव को देखते हुए इन लोगों को भी यही लगा कि वह सच बोल रहा है। और यह पूछने पर कि क्या वह उस व्यक्ति को पहचान सकता है, इस पर उसने जो हुलिया बताया उस हुलिये के आदमी को वह लोग दूर दूर तक नहीं पहचानते थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर यह हो कौन सकता है। अपनी अंतिम रात को यादगार बनाकर आरब इशिका वापस लौट आए। उनके दिल्ली वापस आने से आरब के माता पिता बहुत खुश हुए। कांता देवी ने तो इशिका को गले से ही लगा लिया और कहा कि तुम्हारे बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा था। और ये देखकर आरब चिढ़ गया, मम्मी जब देखो तब आप बस इशिका इशिका करती रहती हो, मेरी तो अब कोई वैल्यू ही नहीं है। बेटे तेरी वैल्यू और भी खत्म हो जाएगी, बस एक बच्चा आने दे घर में। जब मोहनदास ने यह कहा तो इशिका शर्मा गई, जबकि आरब मुस्कुरा दिया और उसकी नज़र इशिका पर पड़ गई और उसे शर्माते देखकर उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। आरब इशिका अपने साथ लाए गिफ्ट्स को मोहनदास और कांता देवी को दिया और उसके बाद आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए। कमरे में आते ही आरब इशिका को पकड़कर उसे अपने पास खींचा और कमर में हाथ डालकर उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, तो क्या इरादा है, पापा की विश पूरी कर दी जाए? इस पर इशिका मुस्कुराते हुए बोली, अपनी इम्पोर्टेंस बिल्कुल ही ख़त्म करनी है क्या? कोई नहीं पापा, मम्मी की नज़रों में भले ही इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाए, मगर मेरे बच्चे की नज़र में तो मेरी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी और मेरा रुतबा भी बढ़ जाएगा। इस पर इशिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या हुआ, मेरा आइडिया इतना पसंद आया कि इतनी खुश हो रही हो? चलो फिर इसे अमल में लाते हैं। कहता हुआ आरब इशिका को बेड की तरफ ले जाने लगा तो इशिका उसका हाथ झटक कर बोली, बिल्कुल नहीं। फिर इशिका उसकी कॉलर को पकड़कर अपने थोड़ा और नज़दीक लाते हुए बोली, आपका आइडिया ना बिल्कुल बकवास है, अभी मुझे इतनी जल्दी माँ नहीं बनना है। क्यों, क्या परेशानी है? बस इतनी जल्दी मैं हमारे बीच में किसी और को नहीं लाना चाहती, बच्चों को भी नहीं। फिर इशिका अरब से नज़र चुराते हुए बोली, अभी हमने एक दूसरे के साथ वक्त ही कितना गुजारा है। इतना कहकर वह अरब के सीने से लग जाती है तो अरब भी उसकी पीठ पर अपने हाथ कस देता है। इशिका की बात सुनकर उसके होठों पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। इशिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बंद आंखों के साथ ही बोली, अभी मुझे आपके साथ रहना है आरब, उसी तरह से सिर्फ आपके साथ जैसे अभी हम 15 दिन गुजार कर आए हैं। ये 15 दिन हमारी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन दिन थे और मैं चाहती हूँ कि आने वाले कम से कम 15 साल हम बस ऐसे ही रहें। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? मम्मी पापा को इतने साल बिना पोते पोती के रहना मंजूर नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, मुझे आपके साथ, बस आपका साथ चाहिए। आरव बोला, मैं भी तो इसलिए कह रहा था कि माँ पापा हमेशा अकेला फील करते हैं और तुम्हें आवाज़ देते रहते हैं। अगर उनके लिए खिलौना मिल जाता
तो वह तुम्हें मेरे लिए फ्री छोड़ देते। उसकी इस बात पर ऋषिका फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, मुझे कोई शौक नहीं है। आपकी तरह मुझे अपनी इम्पोर्टेंस ख़त्म नहीं करनी है। मुझे सिर्फ आपका ही नहीं, माँ पापा का प्यार भी चाहिए। अच्छा जी, तो मेरी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो रही है। और नहीं तो क्या, अभी बताता हूँ तुम्हारी इम्पोर्टेंस। इतना कहकर आरव ऋषिका को गुदगुदी करने लगा। अब कमरे में फिर दोनों की खिलखिलाहट गूंजने लगी। आरव और ऋषिका के बीच में सब कुछ सही हो चुका था। उन दोनों के बीच में अब रंजिश नहीं, सिर्फ इश्क था, दीवानगी थी। इसलिए आरव ऋषिका के परिवार वालों से भी अपनी रंजिश भुला दिया और हनीमून से लौटने के बाद वह उनके घर भी गया। आरव के माता पिता उसके इस फैसले से बहुत खुश हुए थे। उनका मानना था कि परिवार में मोहब्बत से ही खुश रहा जा सकता है, रंजिश पालकर नहीं। शुभम, अभयम और अभिलाष तो पहले से ही आरव से रिश्ता रख रहे थे, मगर वहां जाने के बाद सोहनलाल खत्री और उसकी पत्नी ने भी सारी रंजिशों को बुलाकर आरव का तहे दिल से उसी तरह स्वागत किया जैसे खत्री परिवार के दामाद का किया जाता है। नीरज खत्री भी थोड़े मनमुटाव के बाद आरव को अपना लिए और आरव ने भी अपने पिछले कर्मों के लिए सबसे माफी मांगी और खुद भी उन्हें अपने दिल से माफ कर दिया, क्योंकि सभी अवाना की साजिश के शिकार थे। सब कुछ सही था, मगर ना तो आरव ने अवाना से माफी मांगी थी और ना ही अवाना आरव को देखकर खुश थी, ना उसे माफ करने के मूड में थी। ऋषिका और आरव ने भी उसे नजरअंदाज किया। कितने ही दिनों बाद वह अपने परिवार में सबसे मिलकर बहुत खुश हुई थी और आरव को अब सिर्फ ऋषिका की खुशी चाहिए थी। इसलिए उसने सारी रंजिशों को भुला दिया। कुछ समय तक उनके पास ठहरकर दोनों ही वापस लौट आए और उसके कुछ देर बाद ही वह दोनों अनंत के घर पर बैठे थे। वहां उन दोनों को देखकर सभी खुश थे, इस बात पर कि दोनों में अब दुश्मनी नहीं बल्कि मोहब्बत है। ऋषिका अपने साथ लाए गिफ्ट सभी को दे रही थी और तभी घर वालों ने उसे रोहित की सगाई की खबर सुनाई, जो अगले दिन ही थी। उन दोनों के लिए भी यह खबर बहुत खुशी वाली थी। दोनों ने रोहित को शुभकामनाएं दी। थोड़ी देर में आरव आनंद के साथ बाहर लॉन में बैठा हुआ था और ऋषिका अनन्या के साथ। आनंद ने इतने दिनों से अपने मन में दबा रखी बात को आरव के सामने उजागर कर दिया और उसे बताया कि किस तरह से कोई अनन्या को फूल भेजा था, मगर उसने उसे बहला दिया ये कहकर कि वह फूल मैंने ही तुम्हें भेजा है। यह सुनकर आरव भी टेंशन में आ गया। अनन्या के साथ जो कुछ भी उसके पास्ट में गुजरा था, उससे हर कोई इस बात को लेकर खासा खौफ में था, खासकर अनन्या की दिमागी प्रॉब्लम को लेकर। एक बार वह इस सब से संभल चुकी थी, मगर दोबारा शायद ये सब बर्दाश्त न कर सके। इसमें कोई शक नहीं था कि अनन्या आज भी बेहद खूबसूरत थी, मगर अब अनंत की बातें सुनकर आरव के दिमाग में जो पहला ख्याल आया वह मोंटू का था कि कहीं मोंटू वापस तो नहीं लौट आया है। और उसने अपनी शंका भी जताई तो अनंत बोला, हो भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक कोई सामने नहीं आया है, तो कुछ भी नहीं कह सकते कि वह मोंटू ही है या फिर कोई नया आशिक। इस पर आरव उसकी चुटकी लेते हुए बोला, खूबसूरत बीवी होने का एक टेंशन यह भी है कि सारी जिंदगी उसके आशिकों से ही परेशान रहो। अनंत जानता था आरव यह बात मजाक में कह रहा है, इसलिए वह भी फीकी तरह से मुस्कुरा दिया। मगर अब अनंत आरव ने प्लान बनाया। उन्हें यकीन था वह जो कोई भी है, वह रोहित की सगाई में भी ऐसी हरकतें करने की कोशिश जरूर करेगा। ऐसे लोगों की मानसिकता ही यही होती है और यहीं पर उस आशिक को पकड़ा जाएगा। और फिर देखते देखते वह दिन भी आ गया जब रोहित की सगाई पूरे धूमधाम से आज ओबराय निवास में हो रही थी। पूरे परिवार के लिए भी एक बहुत खुशी का मौका था, क्योंकि अनंत की शादी जिस तरह से हुई, उन्हें अपने मन का कुछ भी करने का मौका नहीं मिला और आदर्श की शादी को हुए एक अरसा हो चुका था। इसलिए ओबराय परिवार अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा था। इस बार रोहित की सगाई किसी होटल में होने की बजाय ओबराय मेंशन में ही हो रही थी। सगाई की सारी व्यवस्था बाहर लॉन में की गई थी। वहाँ एक स्टेज तैयार किया गया था दूल्हा दुल्हन के बैठने के लिए, और बाकी हर तरफ लगे फूलों की क्यारी और छोटे मोटे पेड़ों को डेकोरेट करके माहौल को बेहद रोमांटिक बनाया गया था। मेहमानों के बैठने के लिए एक तरफ कुर्सियां बिछी हुई थी। खुले आसमान के नीचे लोगों को यह सब बेहद भा रहा था। रोहित ने आज गोल्डन कलर की एक शेरवानी पहनी हुई थी, जिस पर रेशम के तारों की कढ़ाई किया हुआ था और वह बंद गले का था। उसके साथ दुपट्टा और मोजड़ी, जिसमें वह बेहद प्यारा लग रहा था। वहीं रितु भी आदित्य के साथ आ चुकी थी। उसने भी मैचिंग करता हुआ गोल्डन कलर का ही लहंगा पहना हुआ था, जिसमें उसका रूप और भी निखर रहा था। लहंगे के साथ उसने गले में सेट
और मांग टीका पहना हुआ था जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। दोनों को स्टेज पर लाकर बिठाया गया और सगाई का कार्यक्रम शुरू हुआ। जिस किसी ने भी उन दोनों को देखा, उनकी जोड़ी को सराहा कि दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। मगर अनंत और आरब की नज़र हर आने जाने वाले गेस्ट पर थी। उन्हें अनन्या के नए आशिक को ढूंढना था और तभी उनकी नज़र एक ऐसे चेहरे पर पड़ी जिसे देखते ही दोनों की नज़रें तुरंत मिल गईं। दोनों की ही नज़रों में आश्चर्य के साथ इस बात पर सहमति भी बनाई गई कि यही कमीना अनन्या का नया आशिक हो सकता है। बल्कि उन्हें पक्का यकीन था कि यही है, क्योंकि वह नया नहीं बल्कि बहुत पुराना आशिक था और अनंत और आरब दोनों ही उसे अच्छी तरह पहचानते थे, क्योंकि आने वाला शख्स बीरेन था। उसने भी अनंत और आरब को देखकर एक तिरछी स्माइल पेश की, जबकि वह दोनों अभी तक आश्चर्य में थे कि ये यहाँ कैसे। और बीरेन ऐसे मुस्करा रहा था जैसे वह जानता था कि उसका चेहरा देखते ही उन दोनों के चेहरे पर कैसा रिएक्शन होगा। वह दोनों उसके पास गए और एक दबी आवाज में मगर गुस्से से पूछे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने ही अनन्या को फूल भेजा था ना? बीरेन मुस्कुरा दिया और बोला, तुम मानते हो ना कि तुम्हारी बीवी आज भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और उसके आशिकों की अभी भी कोई कमी नहीं है। बीरेन की इस बात पर अनंत उसका कॉलर पकड़ने के लिए अभी अपना हाथ बढ़ाया ही था कि तभी आदर्श आया और वह बीरेन की तरफ बढ़ते हुए बोला, बीरेन साहब। और यह देखकर अनंत आरब दोनों के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा कि आदर्श बीरेन को कैसे जानता है। उसे इस तरह देखते देखकर आदर्श ने ही कहा, अनंत, ये बीरेन साहब हैं, मंत्री पद के प्रबल दावेदार। राजनीति में उनकी काफ़ी पकड़ है। आप इसे कैसे जानते हो भैया? अरे कुछ दिन पहले मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था और तब बीरेन साहब ने ही मेरी जान बचाई थी। इतने बड़े आदमी हैं मगर घमंड जरा सा भी नहीं है। उस समय तो उन्होंने अपनी जान की परवाह तक नहीं की थी। आदर्श अपनी रौ में बोलता गया और अनंत आरब समझ गए थे कि ओबराय निवास में एंट्री लेने के लिए यह उसका षड्यंत्र था। अनंत आरब गुस्से से दांत पीसते रहे और आदर्श उसका गुणगान करता रहा। और बीरेन, वह तो इस वक्त ऐसे चुपचाप खड़ा था जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो ऐसी तारीफों से, जैसे ऐसी तारीफ उसके लिए मामूली बातें हैं। कुछ ही देर में आदर्श उसे अंदर ले आया। उनके अंदर जाते ही अनंत बड़बड़ाया, कमीना आज भी नहीं सुधरा है और सुधरेगा भी कभी नहीं। आरब ने उसके आगे का जुमला जोड़ा, अब तो नेता बन गया है, पावर हाथ में आने के बाद वह और भी ज़्यादा बिगड़ेगा। अभी वह दोनों बीरेन को लेकर ही परेशान थे कि तभी अनंत की नज़र सामने से आते खत्री परिवार पर पड़ी। वह उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अवाना के साथ आते रोनित को देखकर वह ठिठक गया और अरब की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर इस वक्त ऐसे भाव थे जैसे वह अरब को देखकर उस पर तरस खा रहा हो। और उसे ऐसे देखकर अरब को कुछ डाउट हुआ तो उसने इशारे से ही पूछा कि क्या है। और तब अनंत ने अपनी नज़रें उधर घुमा दी जिधर से रोनित आ रहा था और उसकी नज़रों का अनुसरण करता हुआ आरब ने जब गेट की तरफ देखा और रोनित पर उसकी नज़र पड़ी तो उसका भी मूड ऑफ हो गया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।